हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखी थी। आज हमारे साथ जो दूसरा न्यूरोनल पाथवे है हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी की, वो हम देख रहे हैं। हमारे साथ जो पैथोफिजियोलॉजी थी वो एक था न्यूरोनल पाथवे, न्यूरोनल पाथवे। दूसरा था हमारे साथ हार्मोनल पाथवे डियर। हमने दूसरा था हार्मोनल पाथवे। दिस इज अ सेकेंड, दिस इज फर्स्ट न्यूरोनल पाथवे। यस डियर, हमने हाइपरटेंशन स्टार्ट की थी, जो पहला हमारी लेक्चर थी उसमें हाइपरटेंशन की कॉजेज हमने देखी थी और उसकी स्टेजेस देखी थी, और उसमें हमने एक हार्मोनल पाथवे देखी थी। आज हमारी टॉपिक जो है वो न्यूरोनल पाथवे है कि ये न्यूरोनल पाथवे से आपकी बीपी हाइपरटेंशन कैसी हो सकती है। दिस इज वन ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, आज हम इसको न्यूरोनल पाथवे को देख लें कि न्यूरोनल पाथवे में हमारे साथ क्या होती है। जब भी इस पाथवे में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारे साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, जब भी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज किए जाते हैं आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो कि न्यूरॉन्स के जरिए, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इनके रिसेप्टर होते हैं उनको एक्टिव कर देता है, और बॉडी के अंदर जो कंट्रैक्शन होती है या रिलैक्शन होती है या जो भी रिसेप्टर हुआ इनके अपने उनको एक्टिव करते हैं, वो हम इस लेक्चर में अब देखेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको याद है कि फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में, फाइट फ्लाइट सिचुएशन में या कंडीशन में आपके साथ, या इमरजेंसी कंडीशन सिचुएशन में, इमरजेंसी में आपके बॉडी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कुछ तरह के केमिकल रिलीज करे। अब वो हम देखेंगे कि इस फाइट और फ्लाइट कंडीशन में क्या क्या अलामात आपकी बॉडी से ज़ाहिर होते हैं। सबसे पहले जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है तो इसमें इन्वॉल्व है आपकी मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। अब इस मोटर न्यूरॉन्स की जो हम एग्जांपल वो नाम देंगे उसको प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स नाम देंगे हम, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स। ये आपको समझाऊंगा कि प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स क्यों बोलते हैं, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स। जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स है ये कुछ आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है फाइट और फ्लाइट कंडीशन में, उस कंडीशन में ये आपके प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन से कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर हम कहेंगे। प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, ये सिग्नल हम मैं दूंगा, अ न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगी हमारे साथ, जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन से रिलीज हो रहा है उसको मैं नाम दूंगा एसिटाइलकोलिन। क्या नाम दूंगा, एसिटाइलकोलिन। अब देख ले, एसिटाइलकोलिन ये हमारे साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर है प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स की वो है एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन। अब फर्दर आपकी एसिटाइलकोलिन किसको एक्टिव करेंगे,
ये एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो केमिकल्स हैं, ये एक्टिव करेंगे आपकी पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स को, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स, हाँ देख लें, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स। अब पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, खारिज होता है, उसको मैं नाम दूंगा, जो आपकी पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स है, इससे जो आपकी इससे जो खारिज होने वाला हार्मोन है वो दो तरह के हैं। एपिनेफ्रिन नंबर फर्स्ट, या एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और है आपका नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपी, नॉर एपी, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको आप नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं और एड्रेनालिन भी हम बोलते हैं इसको। एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं आप। और इस वाले रीजन से जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, ये मैं आपको डिफरेंशिएट बताऊंगा प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स को, कि ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स क्यों हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स, वो मैं आपको एक बार बताऊंगा। सबसे पहले एक बार ये समझ ले कि जो आपके प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो है, इसको हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स भी कहेंगे, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। हाँ, क्यों? क्योंकि जो आपकी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, इसको हम प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स इस वजह से कहते हैं कि इससे जो रिलीज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, जो सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ किस केमिकल के, एसिटाइल कोलिन। क्या? एसिटाइल, एसिटाइल कोलिन। इस वजह से इस वाले न्यूरॉन्स हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं, जिससे हमारे साथ नॉरएपिनेफ्रिन यानी नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन ए नॉरएपिनेफ्रिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन से, इसको हम एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। एड्रीनर्जिक, दिस क्योंकि ये जो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन से, इससे जो न्यूरो एड्रीनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, दिस इज बेसिकली नॉन एज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। अब देख ले, जब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन खारिज शुरू हो गई पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन से, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन से, अब ये केमिकल मीडिएट, ये जो केमिकल्स है या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपके जाएंगे आपके तकरीबन आपकी बॉडी के अंदर कुछ तरह के रिसेप्टर हैं, उन पे एक्ट करेंगे। उन रिसेप्टर को हम नाम देंगे, नंबर फर्स्ट है हमारे साथ बीटा 1 रिसेप्टर, दूसरा इसका टाइप से बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, तीसरा हमारे साथ है बीटा 3 रिसेप्टर। ये मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा।
कि किस तरह इन रिसेप्टर को एक्टिव करेंगे और इनके एक्टिव होने से इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करने से इस केमिकल की आपकी बॉडी के अंदर क्या एक्टिविटी शुरू हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो फाइट और फ्लाइट कंडीशन में है। सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। दूसरा, जो ये आपकी न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करेंगे उन रिसेप्टर को, उनको हम बोलते हैं अल्फा 1 अल्फा रिसेप्टर एंड अल्फा 1 रिसेप्टर। अब देख लें, आपके अल्फा रिसेप्टर जो हैं उसके अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। वो बीटा रिसेप्टर थे, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इन अल्फा रिसेप्टर अल्फा 1, अल्फा 2 रिसेप्टर। अब हमें तब तक मैंने तो कहा कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट इमरजेंसी कंडीशन में जब एक्टिव होता है ना, तो वो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन से जब मैसेज आता है प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स की तरफ, वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसको हमने नाम दी थी एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन फर्दर ये एक्टिव करेगा पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स को, ये मैसेज देगी पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स विल रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। अब ये एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आपके बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिव करते हैं और बीटा 2 रिसेप्टर को और बीटा 3 रिसेप्टर को, अल्फा 1 को, अल्फा 2 को। अब हम इन रिसेप्टर को देखेंगे कि ये रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है। जब ये एपिनेफ्रिन इनके साथ बाइंड करेंगे तो क्या एक्टिविटी शुरू हो जाती है। नंबर फर्स्ट, अब देखते हैं नंबर फर्स्ट, जो आपकी बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है, सिचुएटेड कहाँ पे है, जो कि आपके एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करेंगे। दिस इज नंबर फर्स्ट। ये आपके हार्ट पे जो सिचुएटेड हैं, जो आपके हार्ट के मसल्स हैं उनके ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये जो आपके हार्ट के मसल्स हैं ना, इस पे आपकी जो हार्ट के मसल्स हैं इन पे मौजूद हैं बीटा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर भी मौजूद हैं, लेकिन बीटा 1 रिसेप्टर जो है ज़्यादा मौजूद होता है। दिस हार्ट के ऊपर कौन सा रिसेप्टर मौजूद है? बीटा 1 रिसेप्टर है जो एवी नोड के एरिया है यहाँ पे, और आपकी यहाँ पे भी बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद है जो कि कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन का कंट्रक्शन करती है हार्ट की मोस्टली। इधर देखो, ये आपके रिसेप्टर है हार्ट पे। नंबर फर्स्ट, एक बार मैं रिसेप्टरों की जगह बता दूँ, फिर
उनके साथ जब वो करूँगा एक्शन फिर शो करूँगा, ठीक है। दूसरा हमारे साथ जो है वो है हमारे साथ बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर आपका मौजूद है आपके लंग्स पे। This is your lungs. लंग्स की लंग्स के जो आपके सेल हैं, दीज आर योर लंग्स, ठीक है। ये लंग्स हैं। लंग्स के ऊपर जो आपके रिसेप्टर मौजूद हैं वो बेसिकली हमारे साथ हैं बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद है, बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। दिस इज बेसिकली बीटा 2 रिसेप्टर। और है यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लो, दिस इज योर लीवर। ये लीवर है। लीवर के ऊपर भी आपकी बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद है। दिस बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है, जो हेप्टोसाइट सेल है आपकी लीवर की, बीटा 2 रिसेप्टर। और है आपकी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँ आपकी जो पंक्रियाज है, जिसमें हमने एसिनर सेल और बीटा सेल्स, दिस इज़ योर पंक्रिया जो देखा था पहले, इसकी जो एनाटॉमी और में हमने पढ़ी थी। इसके अंदर पंक्रियाज में आपके साथ जो सेल है अल्फा सेल, जो आपकी अल्फा सेल है, अल्फा सेल पे आपका मौजूद है बीटा 2 रिसेप्टर। अल्फा सेल पे बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद है अल्फा सेल पे, ठीक है, जिसका काम है ग्लूकागोन का रिलीज करना, ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करना। दूसरा हमारे साथ आपकी जो आइज है, दिस इज आइज पे, क्योंकि जो आपकी प्यूपल की जो डायलेशन होती है, प्यूपिलरी डायलेशन जो होती है, मोस्टली आपकी इसके ऊपर हमारे साथ 2 बीटा 1 रिसेप्टर भी हैं और बीटा 2 रिसेप्टर भी मौजूद है, बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है। इधर देखें, प्यूपिलरी डायलेशन जो करती है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब इसके साथ आपकी जो जीआईटी है ना, जीआईटी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँ, दिस इज़ योर जीआईटी। आपकी जो स्टमक है, इस आज वाली लेक्चर से आपको जितने भी बीटा रिसेप्टर हैं वो पता चल जाएंगे। और फिर इन रिसेप्टर का अगर हम पढ़ेंगे इस तरह स्टेप बाय स्टेप से, फिर जितने भी बीटा ब्लॉकर्स है उनकी जो मूड ऑफ एक्शन है और एडीआरस है बआसानी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। दिस इज योर जीआईटी आपकी स्टमक पे, दिस इज योर
stomach. This is your GIT up. इस पे आपकी बीटा 2 रिसेप्टर और आपकी इस वाले पे इंटेस्टाइन पे बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 1 भी GIT पे मौजूद है, लेकिन हम बीटा 2 मैंने लिखी, देखो बीटा 2 रिसेप्टर दिस। और यहाँ पे जो आपके रेक्टम है इस वाले सेल पे मौजूद है अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर मौजूद है दिस। अल्फा 1 रिसेप्टर मौजूद है दिस। अल्फा 1 रिसेप्टर मौजूद है। और ये भी देखा गया है कि आपकी जो प्रोस्टाग्लैंड है, प्रोस्टाग्लैंड्स, इस पे भी अल्फा 1 रिसेप्टर मौजूद है। प्रोस्टाग्लैंड पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स, क्या प्रोस्टेट, जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। और आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम क्यों मेरे लिए? सबसे पहले जो प्रोस्टाग्लैंडिन डिस्कवर हुआ था वो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन, इस वजह से वो मुंह में आ रहा था प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर मौजूद है दिस। और हमारे साथ हार्ट पे, लंग्स पे और आपके लीवर पे, आपके लीवर के जो सेल्स हैं लीवर पे और पंक्रियास पे और आपकी जो है इन सेल्स पे जो रिसेप्टर मौजूद हैं। अब इनके अंदर आ जाए ये आपका रिसेप्टर, और स्किन के नीचे, सॉरी, जो आपकी स्किन है, ये स्किन के नीचे भी आपका रिसेप्टर मौजूद है जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर मौजूद है। ये स्किन के जो सेल्स हैं अल्फा 1 रिसेप्टर मौजूद है। 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। अल्फा 1 रिसेप्टर दिस स्किन। आपकी लंग्स हो गए, आपकी ब्लड वेसल्स आपकी, और आपकी जो ब्लड खून की नालियाँ हैं, ब्लड वेसल हैं, उन पे अल्फा 1 रिसेप्टर भी मौजूद हैं, ये याद रखना। और बीटा 1 भी है, बीटा 1 रिसेप्टर। ठीक है, हाँ, बीटा 1 रिसेप्टर दिस। अब ये तो हमारे साथ और तो कुछ नहीं रहेगा। हमारे साथ एक और है जो किडनी है, इसको थोड़ा साइड पे कर दो। एक और है किडनी। गुड, दिस इज योर किडनी। ये आपकी किडनी है। आपकी किडनी के जो सेल हैं वो जो उस दिन हमने हार्मोनल पाथवे में देखा था
जो जे सेल हैं, जे सेल जो हैं, जे सेल पे के ऊपर हमारे साथ बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद है। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर और बीटा 1 रिसेप्टर भी मौजूद है। दिस बीटा 1 रिसेप्टर, दिस बीटा 1 रिसेप्टर भी मौजूद है। ज़्यादातर हार्ट पे और किडनी पे बीटा 1 रिसेप्टर की तादाद ज़्यादा होती है, जो मोस्टली जे सेल के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखते ये हैं कि हमारे साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, किस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये किस तरह एक्टिव हो जाते हैं हमारे साथ। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अब दिस इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी फाइट और फ्लाइट कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशन में आपके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, कहाँ से, ये अब मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फाइट और फ्लाइट कंडीशन में जब पहुंचती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज आती हैं, तो वो यहाँ पे आपका जो T1 है, T1 से लेकर और L2 वाले रीजन से कुछ न्यूरॉन्स निकलते हैं। दिस अब देख लें, आपकी जो ये रीजन्स है, दिस इन रीजन से कुछ न्यूरॉन्स वो होते हैं ना, निकलते हैं। दिस इन न्यूरॉन्स को बेसिकली ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट जो निकले हैं ये न्यूरॉन्स, दीज आर नॉन एज अ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। क्या? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, इसको हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट निकले हैं, इनको प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। इन न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, दिस इज बेसिकली नाउन एज अ, जो यहाँ में आपको ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स मैंने कहा कि, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का मैं आपको डिफरेंशिएट बताऊंगा। ये जो एसिटाइल कोलिन इनसे रिलीज हो रहा है, इनसे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? गुड। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? गुड। आप प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स को कहते हैं? जो डायरेक्ट आपके स्पाइनल कॉर्ड से इस वाले T1 और L2 के बीच में जो निकलने वाले न्यूरॉन्स हैं, इनको कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। इनकी न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो सकती हैं? एसिटाइल कोलिन। क्या? एसिटाइल कोलिन। दिस। अब आ जाए पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की तरफ। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, अब ये मैं आपको, ये है आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। दिस इज योर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। अब डायग्राम से मैं देख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। दिस इज योर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। ये थोड़े लंबे होते हैं, ये जो आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं, दिस। और ये जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये शॉर्ट होते हैं, और ये
लंबे होते हैं, ठीक है। दिस इज अ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, प्री नो सॉरी दिस इज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट, दिस इज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं, और ये जो एसिटाइल कोलिन को न्यूरोट्रांसमीटर को अब लेगा, इस मैसेज को लेगा और सेंड करेगा टुवर्ड्स द एफेक्टर ग्लैंड्स। दिस इज बेसिकली नॉन एज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। कौन सी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं ये। अब जब एसिटाइल कोलिन इनको एक्टिव करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स को देगा, तो ये जो आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स कौन सा केमिकल रिलीज करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, हाँ दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन्स। अब ये केमिकल जब रिलीज होंगे, दिस केमिकल विल एक्टिवेट द बेरो रिसेप्टर, बेरो एंड अल्फा रिसेप्टर। अब ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन्स हैं, दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल एक्टिवेट द, आपके जितने भी बेरो रिसेप्टर हैं जहां पे भी है और आपके अल्फा रिसेप्टर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे, उनको एक्टिव किए, उनके साथ बाइंड करेंगे और उस मसल्स, उस ग्लैंड्स को एक्टिव करेंगे। अब उनकी एक्टिव होने से क्या हो गया आपकी बॉडी के अंदर, इस चीज को समझने के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अब आ जाए इसको, जब ये नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आपकी न्यूरोट्रांसमीटर, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। अब ये नॉरएपिनेफ्रिन जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर के दौरान रिलीज होना शुरू हो गई, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन आएंगे, नंबर फर्स्ट देखना, ये आएंगे किसको, आएंगे आपकी जो बीटा 1 रिसेप्टर है, इधर देख ले, इस बीटा 1 रिसेप्टर को साथ बाइंड करेंगे और हार्ट के जो मसल्स है, एवी नोड से, उसको एक्टिव करेंगे। जो बीटा 1 रिसेप्टर हैं, ये जब हार्ट के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर हो, इसको जब एक्टिव किया और इसके साथ बाइंड किया, तो हार्ट की क्या जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या करेगा, कार्डिक आउटपुट को कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा। जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो इट मीन्स कि आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज हो गई। जब आपके हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या इंक्रीज हो सकती है कार्डिक आउटपुट से और हार्ट रेट से, ब्लड प्रेशर, क्या बढ़ सकता है, बीपी। एक तो ये हुआ कि आपकी बीपी यहां से इंक्रीज हो गई, बीपी, हाँ जाहिर सी बात है जब हार्ट रेट बढ़ जाएगी ना, तो हार्ट बीट जो 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल है ना, उससे अगर बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, ठीक है। तो इट मीन्स जब ये आपकी न्यूरोट्रांसमीटर का बीटा रिसेप्टर पे, बेरो रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे या बाइंड करेंगे, तो कार्डिक आउटपुट, आपने देखा होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब भी आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आप डर जाते हो, फियर, फाइट के दौरान और किसी इमरजेंसी में आपकी हार्ट बीट बढ़ जाता है कि नहीं, तो इट मीन्स कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर पैथोफिजियोलॉजी इन द हाइपरटेंशन। तो
तो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कैसी हार्ट बीट और हार्ट रेट और आपकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होती है, वो इस पाथवे से इस तरह, ठीक है। हार्ट बीट और आपकी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो वो जो इन्होंने अपनी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज की, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर आएगा आपकी, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन, वो बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स पे एक्ट करेंगे, ये लंग्स। अच्छा, लंग्स पे जब एक्ट करेंगे, लंग्स के साथ बाइंड देंगे, बाइंड करेगा, तो अब क्या हो जाएगी इसकी, अब इसके अंदर जो लंग्स के अंदर है हार्ट जो आपकी जो ब्रीथ है ना, जो सांस की रफ्तार है वो बढ़ जाती है, आपकी जो ब्रीथिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। ब्रीथिंग इससे क्या हो सकती है, जब बीटा 2, इससे आपकी ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाती है, ब्रीथिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ब्रीथिंग आपने देखा, जब आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो आपकी ब्रीथिंग, सांस जो है जल्दी जल्दी आता है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, जो कि वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है, आपकी वेंटिलेशन आपकी इंक्रीज हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ये दूसरा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये दूसरा है। एक तो ये था कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो गया, दूसरा जो लंग्स के ऊपर जो बीटा 2 रिसेप्टर थी वहाँ से वेंटिलेशन, ब्रीथिंग की, सांस लेने के अमल को क्या किया, इंक्रीज किया। क्यों? क्योंकि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, यहाँ से ऑक्सीजन की एक्सचेंज तो ज़्यादा से लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ना, तो इस वजह से जब ये जल्दी जल्दी वेंटिलेशन करेगी तो वहाँ पे आपको इमरजेंसी में तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। यही तो वजह है कि आपकी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाता है कि हर टिश्यू तक, हर सेल तक जल्दी जल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाए। इस वजह से आपकी हार्ट कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि एब नॉर्मल कंडीशन के जब जाओगे उसकी तरफ जब जाते हैं ना तो बीपी इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा आपकी जो अल्फा रिसेप्टर है इन पे और बीटा 1 रिसेप्टर इन पे जब एक्ट करेंगे, यही आपकी नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो आपकी वेजल हैं उसको क्या कर देंगे, वेजो कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, वेजो कंस्ट्रक्शन करेंगे। हाँ, आपकी ब्लड वेजल्स कंस्ट्रक्ट रहेंगे। कंस्ट्रक्ट मीन्स सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाते हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा आ जाए, जब उस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यही नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अगर आएंगे तो अपना रिसेप्टर पाएंगे, जो कि बीटा 1 रिसेप्टर इसको मिल रहा है किस सेल के ऊपर, JG सेल के ऊपर, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल के ऊपर, इसको ये रिसेप्टर मिल रहा है कि नहीं। गुड। जब ये अपने इस रिसेप्टर के साथ ये केमिकल बाइंड कर जाएगा, दिस जो आपकी एपिनेफ्रिन है या नॉरएपिनेफ्रिन है, तो यहाँ से आपकी किडनी से जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वहाँ से एक केमिकल का सिक्रीशन बढ़ा देता है, जिसको हमने नाम दिया था रेनिन। हाँ, रेनिन की सिक्रीशन बढ़ा देती है। रेनिन आपको याद है, जो कि एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट कर रहा था, एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 पे एस एंजाइम आता था, उसको कन्वर्ट कर रहा 2 में, 2 फिर जाकर आपकी बॉडी गुर्दे से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करती थी। एल्डोस्टेरोन ही वाटर रिटेंशन करती थी, सोडियम रिटेंशन करती थी, फ्लूइड अकुमुलेट हो जाती है आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, वहाँ से भी। तो यहाँ से जब रेनिन खारिज हो जाएंगे तो ये डायरेक्ट जाएंगे आपकी एंजियोटेंसिनोजिन पे, जो कि लीवर से खारिज होने वाला प्रोटीन्स मालिक्यूल्स है। तो इनसे भी आपकी क्या हो सकती है, बीपी बढ़ सकती है कि नहीं, क्योंकि रेनिन से, क्योंकि अगर रेनिन सिक्रीट आउट हो जाएगी, सिक्रीट हो जाएगी किडनी से, इस मैसेज से जो मैसेज मिल रहा है, तो दिस विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजिन 1 में,
अब एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, किस में? 2 में, 2 परदर और 82 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे जहां से आपकी एल्डोस्टेरोन, हाँ, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन हो जाती है। एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन जब बढ़ जाती है तो सोडियम की रिटेंशन कर देता है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन बढ़ाता है और आपकी जो फ्लूइड है उसकी अकुमुलेशन बढ़ा देता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स। ठीक है, यहां से ये हुआ। अब आ जाए बीटा 2 रिसेप्टर पे। जब आपकी आइस के जो प्यूपल हैं वहाँ पे जो बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर है वहाँ पे जब एक्ट करेंगे तो आंख की जो पिपिलरी डायलेशन है, प्यूपिलरी डायलेशन कॉज कर देती है। ठीक है, जिसको हम मेड्रियासिस भी बोलते हैं। जब आपकी पीपल डायलेट रहेंगे तो आपकी पीपल की डायलेट रहेंगे, प्यूपिलरी डायलेशन रहेगी। जब आपकी ये न्यूरोट्रांसमीटर इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कब? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान जब ये आप एक्टिव करेंगे। ठीक है, और एक और दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो मुझे याद आई, आपकी जो ये देख रहे हैं, मैं आपको एक बार इसको यूँ समझा दूँ। एक और जगह पे भी यार रिसेप्टर जो मौजूद हैं, दिस आपके जो सिलेवरी ग्लैंड्स है यार, आपकी जो सिलेवरी ग्लैंड्स है ना, आपकी जो सिलेवरी ग्लैंड्स है मुंह के अंदर और ज़ुबान के ऊपर, जो सिलेवरी ग्लैंड्स है इनके ऊपर भी, सिलेवरी ग्लैंड के ऊपर भी याद रखना बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद होता है। कौन सा रिसेप्टर? बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद है। अब अगर यही आपकी नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन इस रिसेप्टर पे, बीटा 2 रिसेप्टर जो सिलेवरी ग्लैंड्स पे, ये दीज आर सिलेवरी ग्लैंड्स, सिलेवरी ग्लैंड्स पे एक्ट करेंगे इनके रिसेप्टर पे, तो क्या करेगी? आपकी जो रिसेप्टर बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद है इनके ऊपर, तो यहाँ से आपकी जो आपकी डिक्रीज कर देंगे सिलेवेशन को, आपकी सिलेवा प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रोडक्शन विल डिक्रीज, कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि इमरजेंसी कंडीशन में आपकी मुंह जो है सिलेवा नहीं बनती, आपकी थूक नहीं बनती, आपकी मुंह खुश्क होती है ना, तो वो क्यों? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपकी जो नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन, वो सिलेवरी ग्लैंड्स के ऊपर जो इनकी बीटा 2 रिसेप्टर हैं उनके साथ बाइंड करके सिलेवेशन को कम कर देता है। उनकी जो रिलीज हो रहा था सिलेवा आपके सिलेवरी ग्लैंड से, ऑलमोस्ट आपको पता है पर डे इन 24 आवर्स आपके मुंह के अंदर जो सिलेवा बनती है वो 1.5 लीटर्स बनती है। 1500 ml तक सिलेवा प्रोड्यूस होती है आपके मुंह के अंदर। ठीक है, जो बहुत बड़ा वो करती है, फंक्शन है बॉडी के अंदर। सिलेवा प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज। अब इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से डिक्रीज कर दी हमने। और जीआरटी पे आ जाए, मैदे, जो आपकी जीआरटी है, यहाँ पे जब ये आपकी न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन जब बाइंड करेंगे तो जीआईटी की मोटिलिटी को क्या कर देगी? कम कर देगी। जीआईटी मोटिलिटी विल डिक्रीज, मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जीआईटी मोटिलिटी रेट डिक्रीज। और आपकी जो बीटा 2 रिसेप्टर इंटेस्टाइन के ऊपर, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर या आपके इंटेस्टाइन ल्यूमन्स पे जो मौजूद है, यहाँ से आपकी जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होती है वो भी कम हो जाती है और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो कम कर देता है।
इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इंटेस्टाइन, और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि जो आपकी इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होती है वो कम हो जाती है, सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन डिक्रीज। और दूसरा हमारे साथ जो अल्फा 1 रिसेप्टर आपके रिएक्टल वाली मसल्स में जो मौजूद है, दिस विल कॉज, जब इसके साथ आपकी नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जब इन अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे तो दिस विल कॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्ट हो जाएगा आपकी जो रेक्टल मसल है, रेक्टल या ये रेक्टम वाली मसल जो है आपकी कंस्ट्रक्ट रहेंगे, दिस, ठीक है। और आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दूसरा रिसेप्टर जो इसका अल्फा 1 रिसेप्टर है, जब आपकी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इसके साथ इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड पे मौजूद है, प्रोस्टेट ग्लैंड से इससे शट ऑफ आपकी जो फ्लूइड होती है ना, या तो आपकी जो फ्लूइड होती है जो कि सीमन भी आप कह सकते हैं, वो बाहर खारिज हो जाती है। दिस, जब ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ जब ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड कर जाते हैं तो दिस विल कंट्रैक्ट, जब ये कंट्रैक्ट कर जाते हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स, आपकी फ्लूइड बाहर निकल आ जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग फाइट और फ्लाइट जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान जब उन पे कुछ वो आती है ना, डिप्रेशन या एंजाइटी या इस तरह का कोई कंडीशन आता है, या लड़ते हैं अक्सर फोर्स वाले, उनसे वो एक मनी का अखराज होती है। सो दे आर ऑलवेज इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं वो कंस्ट्रक्ट में रहते हैं, कंट्रैक्ट में रहते हैं। जब वो कंस्ट्रक्ट रह जाते हैं तो फ्लूइड बाहर खारिज हो जाती है, ठीक है, दिस। और है हमारे साथ यहाँ पे आ जाए पैंक्रियास, अल्फा सेल्स। जो अल्फा सेल हैं इसके साथ अगर बाइंड कर जाए आपकी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है, यहाँ से ग्लूकागोन हार्मोन्स की, ग्लूकागोन अल्फा 1 जो है ग्लूकागोन हार्मोन्स की सिक्रीशन कर देता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन, ये जो आपकी ग्लूकागोन हार्मोन्स है ये लीवर पे एक्ट करेंगे। लीवर पे जब एक्ट करेंगे तो लीवर से आपकी दो तरह की कंडीशन एक्टिव कर देता है। एक तो इसके ऊपर पहले से ऑलरेडी अपना बीटा 2 रिसेप्टर है, इसके साथ भी जो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जब बाइंड कर जाता है तो यहाँ की जो सेल्स है इनको एक्टिव कर देता है, हेप्टोसाइट्स आपकी। और दूसरा आपकी ग्लूकागोन जो मैसेज दे रहा है उनसे इन दोनों कंडीशन में ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोन्यूजेनेसिस की अमल शुरू हो जाता है लीवर से। नंबर फर्स्ट है आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिससे आपकी ग्लाइकोजन की जो स्टोर फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म ऑफ द शुगर है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की मिकदार बढ़ाने लग जाता है, ग्लूकोज की या शुगर की मिकदार बढ़ा देता है, शुगर की तोड़फोड़ शुरू कर देता है, यानी बॉडी के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ा देता है। ब्रेक डाउन ऑफ द glycogenolysis is basically the breakdown of the glycogens to make a glucose। जो स्टोर फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की मिकदार बढ़ाने लग जाता है। दूसरा हमारे साथ जो है दिस इज बेसिकली नॉन एज ग्लूकोन्यूजेनेसिस। अब ग्लूकोन्यूजेनेसिस जो है ये आपकी जो लीवर है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स है, जिस तरह प्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन से लिपिड्स
एंड प्रोटीन से शुगर बनाना शुरू कर देता है। प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से शुगर की बनाना शुरू कर देता है, जिससे आपकी इनकी तोड़फोड़ से शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, जिससे आपकी बॉडी के अंदर शुगर इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि शुगर ही एनर्जी सोर्स है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान अगर आप रनिंग में हो या आप एंजाइटी में हो या आप फाइटिंग में हो, जिस कंडीशन में भी हो, तो यू नीड एनर्जी। तो उसके लिए आपकी बॉडी से, इन सेल से आपकी लीवर शुगर बनाना इंक्रीज कर देता है, शुगर बढ़ा लेता है दिस, ठीक है, दिस कर देता है। और ये भी देखा गया है कि आपकी जो बीटा सेल है, बीटा सेल पे जो वो है ना आपकी जो बीटा रिसेप्टर है, बीटा सेल पे जो इंसुलिन बनाता है, उनको फिर इनहिबिट कर देता है। ये भी देखा गया है, क्योंकि अक्सर लोग सिंपैथेटिक नर्वस, ज़्यादा डिप्रेशन वालों से, ज़्यादा डिप्रेशन जो लेते हैं, उनको चांसेस ज़्यादा होती है डायबिटीज़ की। डायबिटीज मेलाइटस की चांसेस इस वजह से ज़्यादा होती हैं कि जो आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो बीटा सेल्स को इनहिबिट करते हैं और उनको यानी इट मीन्स कि बंद करना शुरू कर देते हैं, जिससे बॉडी के अंदर इंसुलिन कम बनने लगता है और ग्लूकोज की तोड़फोड़ बढ़ जाती है और ग्लूकोज बढ़ जाती है, ठीक है। ये हमारे साथ जो हमने देखी ये पाथवे था हमारे साथ न्यूरोनल पाथवे। कौन सी पाथवे? न्यूरोनल पाथवे में हमने ये पाथवे देखी। अब मैं एक बार वापस आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लूँगा। न्यूरोनल पाथवे में हमारे साथ जो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, दिस इज़ बेसिकली नॉन एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारे साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान जो आपके फाइट, फ्लाइट, फियर, इमरजेंसी, इन सब कंडीशन में, फियर, खौफ, इसमें सब कंडीशन में आपका जो आपकी मोटर न्यूरॉन से, जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन से दे रिलीज द एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, और ये एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर फर्दर एक्टिव करेंगे आपकी जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है। पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स विल रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे साथ नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से, जो अपने जितने भी बीटा रिसेप्टर हैं, बीटा रिसेप्टर पे, अल्फा रिसेप्टर पे और इनके टाइप्स पे एक्ट करेंगे। अगर वो आएंगे हार्ट पे, बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे तो हार्ट की कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। कार्डिक आउटपुट की इंक्रीज होने से आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो गई। इट मीन्स कार्डिक आउटपुट मीन हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, तो इट मीन्स कि आपकी बीपी हाई हो जाती है, ठीक है। दूसरा आपकी जो है आपकी ब्रोंको डायलेशन कर देती हैं, ब्रोंक्यूल्स डायलेट रहते हैं जब ये आपकी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 2 रिसेप्टर के साथ, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स जो है क्या कर जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, जिससे ब्रीथिंग की रफ्तार बढ़ जाती है। इट मीन्स ब्रोंको डायलेशन कर लेता है, ब्रोंको डायलेशन कर लेता है। जो आपके ब्रोंक्यूल्स है वहां से ब्रोंक्यूल को डायलेट करेंगे। जब ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी तो वेंटिलेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट विल इंक्रीज, ठीक है। दूसरा हमारे साथ लीवर से, लीवर और पंक्रियाज से जो है, इन दोनों लीवर के को मैसेज देंगे और मैसेज लीवर से आपकी शुगर की मिकदार बढ़ जाएगी, ठीक है। जो दोनों पाथवे मैंने बताई थी, ग्लूकोज ग्लाइकोजन से और नॉन ग्लाइकोजन पार्ट से या नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से, जो कि आपकी लिपिड्स और प्रोटीन्स है। और जीआईटी की मोटिलिटी रेट कम हो जाती है, जीआईटी मोटिलिटी डिक्रीज, और आपकी बीट जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है वो कम हो जाती हैं, और आपके जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो कम हो जाती हैं, और आपकी जो रेक्टम की जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट में रहेंगे, ठीक है, कंट्रैक्ट में रह जाते हैं, ठीक है। और दूसरी आपकी जो किडनी के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर है, वो बीटा 1 रिसेप्टर जब एक्टिव हो जाते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर से, जब वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर से एक्टिव हो जाते हैं तो रेनिन
खारिज करना शुरू कर देता है। ठीक है, रेनिन मोस्टली हमने देखा था जो जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल है रेनिन रिलीज करता है। कौन? रेनिन। जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल से रेनिन जो है रिलीज होती हैं और फिर फर्दर आपकी जो एल्डोस्टेरॉन है वो आपकी कॉर्टेक्स वाले रीजन से, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उससे एल्डोस्टेरॉन रिलीज होती हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की सोडियम रिटेंशन करती है। यह पूरा का पूरा पाथवे मैंने बताई। और बीटा 2 आपकी जो मुंह के अंदर जो सिलेवरी ग्लैंड्स है वहाँ पे भी जब एक्ट करेंगे तो सिलेवेशन की मिकदार को कम कर देता है। सिलेवरी ग्लैंड्स के ऊपर जब एक्ट करेंगे तो इनकी सिलेवा प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कम रिलीज होगी। और आपकी जो आइज है प्यूपलरी डायलेशन जो मिडियासिस भी बोलते हैं, ठीक है, और मिड्रियासिस भी बोलते हैं, ठीक है, प्यूपलरी डायलेशन दिस इज और ये पूरा का पूरा आपकी। और वेजो कंस्ट्रक्शन, जब वेसल आपकी कंस्ट्रक्ट रहेंगे तो भी प्रेशर बढ़ जाएगी आपकी हार्ट पे। और ये हमारे साथ आज की टॉपिक थी डियर। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो? थैंक यू डियर फॉर दिस।